Zoe Wellness has arrived. मार्केट में जब हम लोगों से मिलने जाते हैं तो बहुत सारे मतलब डाउट्स हैं कुछ जो मुझे लोग बोलते हैं कि सर हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं बट हर कोई नहीं समझ पा रहा है, या हम तो सही बताते हैं लोगों को बात बट फिर भी अ, नहीं चीजें समझ आती। तो एक अब इसमें होता क्या है, लोग जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग करते हैं बट काफी सारे लोग फिर ये करने लगते हैं कि प्रोडक्ट जब वो प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं, मार्केट से रिजल्ट भी आने लगते हैं, फिर उसके बाद लोग उनको अब जब रिजल्ट आएगा आप इसको प्रोडक्ट दोगे ठीक हो जाएगा, लोग उनकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, वो सारी चीजें होने लगती हैं तो फाइनली लोग डॉक्टर ही बन जाते हैं। तो ऐसा ना हो ताकि, और आपको ये समझ आए कि प्रोडक्ट अगर किसी को बताना है, प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो वो कैसे करना है, क्या सही तरीका है, वो मैं एक छोटा सा टॉपिक कवर करना चाहता हूँ। तो उस पे हम डिस्कशन करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो हम स्टार्ट करते हैं अब। काफ़ी लोग आ गए हैं आई थिंक। 205 people are here right now. हाँ, अब मैं इसको शेयर कर दिख रहा है स्क्रीन प्रवीण जी? Your screen is visible, sir. Zoe Wellness. ठीक है, Health, healthy brains. चलिए तो एक छोटा सा इसको सेशन को स्टार्ट करने से पहले उसको कवर करेंगे कि अब किसी को अगर हमें कुछ बताना है, कैसे बताना है। मैं आपको जो ट्रेनिंग्स देता हूँ तो मैं किस बेसिस को फॉलो करता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ आए, वही ताकि आप डुप्लीकेट कर सकें और आप अपने ग्रुप में जब ट्रेनिंग करें तो आपको आपके लोग आपकी बात ठीक से समझें, कोई ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोग आपको फॉलो करें। तो एक स्टोरी है इसके पीछे जो मैंने कभी सुनी थी, मुझे वो बहुत पसंद आई। तो उसके पीछे एक ये बेसिस है कि एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊंगा। इस स्टोरी में के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है बट थोड़ा सा उसको अगर हम चेंज कर दें तो क्या होता है। तो ये स्टोरी है सत्य और कहानी की। दो बहनें होती हैं। अब ये दो बहनें एक गांव की कहानी है। तो उस गांव में ये दो बहनें रहती हैं और ये बहुत सुंदर होती हैं। अब उस गांव के लोग, ये इतनी सुंदर होती हैं कि उस गांव के लोग इस बात को प्रमोट करते हैं, उनको एक गर्व है कि हमारे गांव में दो बहनें रहती हैं, वो बहुत सुंदर बहनें। और इतनी सुंदर कि शायद उनसे सुंदर लड़कियां उस शहर में, उस एरिया के आसपास होती नहीं। अब अब इस बात का सबको बहुत गुरूर है उस गांव में कि हमारे पास इतनी सुंदर दो लड़कियां हमारे गांव में रहती हैं। उस गांव वाले इस बात को कहीं भी बाहर जाते हैं तो बहुत खुशी से बताते हैं कि हमारे पास हमारे गांव में दो इतनी सुंदर लड़कियां रहती हैं। और ये दोनों लड़कियां भी बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत अच्छी हैं, सबकी मदद करती हैं, उनको अपनी सुंदरता पे कोई ऐसा घमंड नहीं है, कोई गुरूर नहीं है। तो अब बट अब इनकी माँ को पता होता है कि बहुत सुंदर लड़कियां हैं, तो कोई अब क्योंकि उस टाइम पे डाकू वाकू का भी होता है कि लड़कियों को उठा के ले जाते थे और ये होता था, तो उनको ज्यादा कहीं बाहर जाने नहीं देती थी। अपने आंगन में ही, घर में थोड़ा बहुत आस पड़ोस में, मोहल्ले में, बट बहुत ज्यादा कहीं वो लड़कियां बाहर गई नहीं। अब एक दिन उस गांव में एक साधु आता है। अब वो साधु को वहां वो कहीं जा रहा होता है, रास्ते में गांव पड़ता है, उसे पता चलता है कि इस गांव की इस बात से ये गांव फेमस है कि वहां पे दो इतनी सुंदर लड़कियां रहती हैं। अब तो उसे ये बात पता चलती है तो वो बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ, तो उसको वहां ले जाया जाता है। वो लड़कियां उससे बात करती हैं, उसको खाना खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं, वो उसकी बहुत सेवा करती हैं क्योंकि साधु होता है उनका तरीका यही है कि कोई बड़ा आए तो उसकी आदर करना है। तो लड़कियां भी वो बहुत सभ्य होती हैं, तो वो साधु उनसे बहुत खुश होता है। बोलता है कि आप इतनी सुंदर हो, कोई घमंड नहीं है तुम दोनों को, फिर भी आप मेरी इतनी अ, सेवा कर रही हो, मुझे खाना भी खिलाया, सब बढ़िया सब कुछ किया। तो उनको एक बोलता है कि मैं तुम्हें एक तोहफा दे के जाता हूँ। वो तोहफा होता है एक शीशा, एक आईना उनको गिफ्ट करता है जो उससे पहले उन्होंने कभी देखा नहीं। पुराना पिछड़ा हुआ गांव था, वहां पे आईना होता नहीं। तो वो आईना उनको देता है और वो पहली बार अपनी दोनों शक्ल देखती हैं। अब दोनों देखती है, पहले सत्या देखती है। अब वो देखती है तो बड़ी खुश होती है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, उसने भी कभी अपने से ज्यादा सुंदर कोई लड़की देखी नहीं। फिर कहानी अपनी शक्ल देखती है, वो कहती है मैं भी बहुत सुंदर हूँ। अब पहली बार वो अपनी शक्ल देख रही है और पहली बार उनको रियलाइज हो रहा है कि हम तो बहुत सुंदर लड़कियां, हमसे कोई सुंदर है नहीं। अब ये देखने के बाद उनको अपने पे घमंड हो रहा है और थोड़ा सा गुरूर आ रहा है।
कि हम तो बहुत सुंदर हैं, हम हमसे सुंदर कोई है नहीं। अब दोनों ही बहुत सुंदर हैं, दोनों ही पहली बार अपनी शक्ल देख रही हैं। तो दोनों को ही घमंड हो गया। अब ये बात शुरू हो गई कि दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन। तो दोनों लड़कियां, खैर बहनें थी तो कोई लड़ाई तो नहीं हुई, बट दोनों में बात स्टार्ट हो गई कि दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन। तो कुछ दिन हो गए, अब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो कोई कहती मैं सुंदर हूँ, दूसरी कह रही मैं ज्यादा सुंदर हूँ। अब उन किसी से पूछे भी तो कोई क्या बताए, दोनों ही अपने आप में इतनी अच्छी हैं दिखने में और इतनी सुंदर हैं। तो एक दिन ये डिसाइड करती हैं, एक काम करते हैं कि गांव वालों से ही पूछ लेते हैं। और हम एक काम करेंगे कि गांव में निकलेंगे बाहर, और जो जिसको ज्यादा गांव वाले देखेंगे, जिसको ज्यादा फॉलो करेंगे, उसको हम मान लेंगे कि वो ज्यादा सुंदर है। तो ये डिसाइड होता है, एक दिन तय करते हैं। अब पहले सत्य बोलती है कि मैं जाऊं, कहानी बोलती है ठीक है तुम जाओ। अब सत्य सोचती है कि मैं इतनी सुंदर तो हूँ, मैं ज्यादा तैयार तो क्या हूँ, मुझे तैयार होने की भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही अपने आप में बहुत हूँ। तो वो ना कोई गहना पहनती है, ना कुछ जेवर वगैरह, और वो कपड़े पहन के अच्छे बस निकल जाती है। अब वो बाहर निकलती है, तो जैसी सड़क पे जाती है, कुछ लोग खड़े होते हैं बट कोई उसको देखता नहीं। अब वो थोड़ी हैरान होती है कि मुझे कोई देख क्यों नहीं रहा है, मैं हूं तो इतनी सुंदर, बट मुझे कोई देख नहीं रहा है। तो थोड़ी और आगे रहती है, वहाँ कुछ और लोग होते हैं। फिर वहां पहुंचती है, तो फिर दिखती है कि कोई मुझे देख ही नहीं रहा है। अब बहुत लोग हैं, थोड़ी भीड़ है, बट कोई उसे देख नहीं रहा है। बड़ी दुखी परेशान हो जाती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे सारे लोग मेरी बात करते हैं, बट मैं जब आई हूँ इनके सामने तो मुझे कोई देख नहीं रहा। फिर थोड़ा गली में जाती है, किसी मोहल्ले में जाती है, बट कोई उसे दिखता नहीं। फिर बहुत दुखी होके थोड़ी देर घूम फिर के वो शहर में अ, एक मार्केट होता है, एक बाजार होता है, वहां बाजार में बीच में चौराहा होता है, उस चौराहा पे जाके खड़ी हो जाती है। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म सा बना होता है, ऊंचा सा होता है, वहां ऊपर जाके बीच में खड़ी हो जाती है, बोलती है कि अब तो मैं सबको दिखूंगी, तो उसे कोई नहीं देख। वो बहुत दुखी बेचारी, परेशान, अब इरिटेट हो जाती है, गुस्सा आ रहा था। तो वो सोचती है अब मैं और क्या करूं कि जो मुझे और लोग देखें या मेरी तारीफ करें, मुझे देखें, मेरे से आके बात करें। अब उससे ज्यादा तो वो कुछ कर नहीं सकती थी, तो अब उसे गुस्सा आता है, तो वो सोचती है मैंने और दिखाती हूँ, तो वो अपने कपड़े उतार देती है। जब अपने कपड़े सारे उतार देती है तो लोग सारे डर जाते हैं। अब उसने तो ये सोचा था कि मुझे देखेंगे, बट सारे लोग डर जाते हैं और अपने घरों में घुस जाते हैं, सब छुप जाते हैं। कोई घर में चला गया, किसी ने दुकानों में घुस गए, अंदर से सारी दुकानें बंद कर दी। बच्चे भी जो घूम रहे थे वो भी सारे अपने घरों में अंदर से सबने कुंडियां चटकनियां लगा ली, सब बंद। कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा है, सब डर गए। अब ये बात कहानी देख रही थी अपने घर में बैठी हुई, वहां से दिख रहा होगा वो सारा, उनको पता चल रहा था कि ये हो रहा है। अब सत्या बहुत दुखी कि अब क्या करूं, सारे लोग तो मेरे से डर के भाग गए, शर्त लगाई है, अब कैसे जीतूंगी, अब तो मेरे से कोई देख भी नहीं रहा है, अब मैं इससे ज्यादा क्या ही कर सकती हूँ, मैंने कपड़े भी उतार दिए। तो वहां बैठ के वो रोने लगती है। कोई उसको तरफ देखता नहीं, कोई उस पर ध्यान नहीं देता, सारे चुप जाते। अब कहानी बोलती है चलो इसकी तो बारी हो गई, को तो किसी ने देखा नहीं, अब मैं बाहर निकलती। तो वो, अब उसने पूरा बढ़िया गहने पहने हुए हैं, सब कुछ है, पायल भी पहनी है। जैसे ही वो बाहर निकलती है और उसकी पायल की आवाज होती है, छन छन आवाज होने लगती है और घर खुलने लगते हैं लोगों के। तो एक एक करके लोग घरों से बाहर आते हैं और उसको देखने लगते हैं, उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं, और उसके पीछे चलने लगते हैं और उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, उसे ही देख रहे हैं, उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके पीछे भी जहाँ भी जा रही है उसके साथ चल रहे हैं सारे लोग। धीरे धीरे वो हर गली से होते हुए जाती है, और धीरे धीरे पूरा शहर उसके साथ इकट्ठा हो रहा है उसके पीछे, और उसकी तारीफ करते हुए उसके साथ चलते रहते हैं। फाइनली वो उस बाजार में जाती है, चौराहे पे जहाँ वो बैठी होती है, खत्ते और रो रही होती है। उसके पास जाती है, उसके कपड़े उठाती है, उसको देती है, बोलती है पहले कपड़े पहनो। तो कपड़े पहनती है। अब ये देखती है सत्य कि ये सारे लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, हम दोनों इतनी सुंदर हैं, बल्कि एक एक बराबर हैं, फिर भी ये सारे लोग इसको देख रहे हैं, मुझे कोई देख नहीं रहा। तो वो उससे पूछती है ये क्या चक्कर है, मुझे समझ नहीं है। कहानी बोलती है कि ऐसा है कि हो तो तुम मेरे से ज्यादा सुंदर, पर एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, ये प्रॉब्लम है लोगों की है। वो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ना सत्य दिखता नहीं है, उसे इग्नोर करते हैं। और नंगा सत्य, नंगा सच, उससे तो सब डरते हैं। तो नंगा सच तो किसी को नहीं,
तो इसलिए जैसे ही पहले तो तुम्हें कोई देख नहीं रहा है, वो तो तुम सच, पर सच सब इग्नोर करते हैं, कोई नहीं देखते, और बिल्कुल ही नंगा हो जाओ, नंगा सच अगर किसी के सामने रख दिया जाए तो वो डर के भाग जाता है। कोई उस किसी में हिम्मत ही नहीं है इन लोगों में कि वो इस सच का सामना कर सके, इसलिए ये लोग तुमसे डर के भाग गए। अब मुझे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि लोगों को ये चाहिए कि आप कोई भी बात उन्हें बताएं तो वो सच जो है, अगर एक कहानी की तरह उनको बताओगे, कहानी की तरह उसको सजा के, उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के, उनको सजा के उनके सामने प्रेजेंट करोगे, तो वो आपकी बात सुनते हैं और तब वो उसको ज्यादा अहमियत देते हैं, ज्यादा वैल्यू देते हैं, वो उनसे रिलेट करते हैं। इसलिए लोग मुझे ज्यादा देख रहे हैं, तुम्हें नहीं देख रहे। तो अब ऐसा ही है, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आप किसी को अगर फैक्ट्स बताते हो, डायरेक्टली उसके सामने रखते हो चीजें, तो वो शायद इतना उससे रिलेट नहीं कर पाता। बट वही बात अगर आप उसे किसी स्टोरी में किसी तरह मोल्ड करके, जिस जो चीजें वो जनरली उसके साथ हो रही हैं उसी तरह थोड़ा सा बात को अपने हाईलाइट करके अगर दोगे उसको, तो वो ज्यादा रिलेट कर पाता है। तो अब इसको हम प्रोडक्ट से जब रिलेट करते हैं, तो जो भी मैं कोई प्रोडक्ट आपको कभी समझाता हूँ या कुछ कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा और इजी आपको पहुंचे, कोशिश यही होती है कि मैं किसी तरह कोई स्टोरी या कोई कहानी या कहीं से कोई एक रेफरेंस ऐसा लेके आपको समझा सकूं। यही आपको भी करना है, यही सीखना है कि अगर हम किसी को प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं या किसी क्लाइंट को प्रोडक्ट समझा रहे हैं या कुछ भी, क्योंकि जैसे ही आप फैक्ट सीधे सीधे, अब कोई आपसे पूछेगा कि आपके पास अब गिलोय के क्या बेनिफिट्स हैं, गिलोय ठीक है, हमें सबको पता है क्या बेनिफिट्स है, बट आपको ये, अब ये थोड़ा क्रिएटिव काम है, जो ये ज्यादा कर पाएगा वो ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाएगा, वो ज्यादा लोग तक पहुंच पाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो कम है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से भी आएगा, बस थोड़ा सा उसको मोल्ड करना है, थोड़ा सा उसको जनरल कनेक्ट करना है और आपको लोगों को देना है, तो लोग आपकी बात समझने लगेंगे इजीली। तो चलो अब प्रोडक्ट पे चलते हैं थोड़ी सी। अब इस पूरी ट्रेनिंग में आपको रिलेट आप जहाँ भी कर सकेंगे, तो आप ये देखिएगा कि कहाँ से कैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं कहानी की तरह समझा सकूँ। गोइंग अहेड भी आप वैसे ही ट्रेनिंग्स करें, जैसे लास्ट टाइम जो जो थे ट्रेनिंग में, उनको याद होगा कि मैंने आपको एक लियोपैट्रा का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको एक चाइना चाइना की रानी का एग्जांपल दिया था, फिलीपींस के लोगों का एग्जांपल दिया था। ये एग्जांपल, ये कहानियां जब आप लोगों को देते हो तो वो ज्यादा रिलेट करते हैं। तो आपको भी यही करना है फाइनली, जब आप लोगों तक पहुंचोगे और हमारी बात लोगों तक, क्योंकि फाइनली हमें डुप्लीकेट करना है। हम आपको कोई चीज देते हैं, आप डुप्लीकेट करेंगे, आप अपने लीडर्स को या अपने आपके साथ जो लोग हैं उनको देंगे, वो डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट सिर्फ कहानियां हो सकती हैं, तो वो कहानियां आपको ऐसी क्रिएट करके उनको देनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है फूड, वाटर और ऑक्सीजन। इन तीन चीजों को सब जानते हैं। अब खाना है, पानी है और ऑक्सीजन है, ये तीनों ही चीजें जीने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा सबसे पहले आता है खाना। अगर आपको खाना ना मिले तो आप लगभग 25 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, एवरेज। कुछ लोग ज्यादा भी रह पाएंगे, बट ऑन एन एवरेज ये एक रेशो। अब अगर आपको पानी ना मिले तो एवरेज आप 5 दिन तक जिंदा रह पाएंगे बिना पानी के, उससे ज्यादा आप नहीं रह। ये एक रेशो है जो जनरल, जो फिगर है। अगर आपको अब ऑक्सीजन ना मिले तो सिर्फ 6 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। कुछ लोग तो 1-2 मिनट में ही, और उससे मैक्सिमम 6 मिनट, उससे ज्यादा आप जिंदा नहीं रह पाओगे। और 4 मिनट बाद तो परमानेंट ब्रेन डैमेज होने लगता है। ब्रेन डैमेज मतलब कि अगर 4 मिनट तक आपको ऑक्सीजन ना मिले और आप ना मरें, तो फिर भी आपके ब्रेन को इतना डैमेज हो जाएगा कि शायद आप नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हम लेते कैसे हैं? ऑक्सीजन हम लेते हैं लंग्स से। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हुआ लंग। अगर लंग्स ना हो तो आप सांस नहीं ले सकते। सांस नहीं लोगे तो 6 मिनट तक चल पाओगे, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर हम ऑर्गन को ओवरऑल चेक करें कि कौन से ऑर्गन अगर कितनी देर तक काम ना करे तो हम कितना जिंदा रह सकते हैं, तो लीवर अगर कुछ दिन काम ना करे तो कुछ दिन तो आप चल जाएंगे। किडनी पे भी के बिना भी कुछ दिन चल जाएंगे, क्योंकि मतलब दोनों किडनी खराब हो जाए तो शायद हफ्ता भर ही चल पाओगे, बट एक किडनी के बिना आप काफी दिन तक रह सकते हैं। ऐसे ही ब्रेन और हार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद लंग्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि 6 मिनट
मैक्सिमम अगर आपके लंग्स खराब हो जाए और लंग्स काम ना करे तो मैक्सिमम 6 मिनट आप जिंदा रह सकते हो, उसके अलावा नहीं रह। तो जब लंग्स इतने इंपॉर्टेंट है और लंग्स के इतने सारे फंक्शंस हैं, इतने सारे काम हैं, तो वो हैं क्या? एग्जैक्टली क्या करते हैं लंग्स हमारे हमारे लिए, बॉडी के लिए? और इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है, क्या वो सिर्फ सांस लेने के काम आता है या और भी कोई फंक्शन है जो वो परफॉर्म करता है? सबसे पहला फंक्शन है लंग्स का कि इट वार्म्स द एयर टू मैच योर बॉडी टेम्परेचर। अब हर जगह टेम्परेचर सेम नहीं होता। आपके कमरे में है, जैसे अभी मैं जिस कमरे में बैठा हूँ यहाँ 24 डिग्री टेम्परेचर होगा अप्रोक्सीमेटली। तो 24 डिग्री की हवा मेरे 24 डिग्री टेम्परेचर की हवा जब बॉडी में जाएगी, तो क्या बॉडी का टेम्परेचर अंदर से भी 24 डिग्री ही है तो उसे मैच कर पाए? अगर नहीं है तो फिर हवा का टेम्परेचर सेम होना चाहिए ना। तो अब जो आपकी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर है वो बाहर का टेम्परेचर भी वैसा ही हो, ये तो हो ही नहीं। तो लंग्स का सबसे पहला काम होता है कि आपके जो भी आप ब्रीथ कर रहे हो, जो भी हवा अंदर जा रही है, उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से मैच करना। उसके बाद ही वो ऑक्सीजन की सप्लाई ले सकता है, नहीं तो नहीं ले। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी लेवल। अब आपकी बॉडी के अंदर जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो अलग है, और आपके जहाँ आप बैठे हैं बाहर या कमरे में या कहीं, हर जगह ह्यूमिडिटी लेवल अलग। वो भी अगर बॉडी का मैच नहीं होगा तो हवा से ऑक्सीजन बॉडी नहीं लेती। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है इसका लंग्स का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल मैच करना। नेक्स्ट, अब ऑक्सीजन जो आई बॉडी में, वो ऑक्सीजन को हवा से अलग करना, क्योंकि हवा में सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं है, हवा में तो और बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको हवा से अलग करके आपके खून में पहुंचाना, खून तक पहुंचाने का काम लंग्स का है। उसके बाद वो आपके सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, पूरी बॉडी में चली जाती है। नेक्स्ट, रिमूव वेस्ट एंड टॉक्सिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अब सिर्फ हवा तो नहीं है, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं है हवा में तो और भी बहुत कुछ है, और सिर्फ हवा भी नहीं है, हवा में और भी बहुत कुछ है। डस्ट है। अब जैसे घर की बात करें, हम जो हाउस वाइफ हैं, उनको, वो एक घर के अंदर पोल्यूशन जनरली आपके आसपास के एरियो से ज्यादा होता है, क्योंकि घर में जो हमारे इंडियन हाउस होल्ड में जो खाना बनता है वो इतना ऑयली, इतना ग्रीसी होता है कि उसकी जो भाप निकलती है वो बहुत पोल्यूटेड होती है। किचन में आप देखिएगा जो आपके शेल्फ हैं या अदर अलमारियां हैं या कोई लकड़ी का कुछ है या डब्बे, उन पे तेल जम जाता है अगर चिमनी नहीं लगी है घर में। तो जब तेल जम जाता है तो आप सोचो कि हवा से ही वो तेल जम रहा है, तो वही वही जो हवा है वही आपकी बॉडी में जाती है, तो आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ जमता होगा कुछ। तो लंग्स का वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि जो भी अंदर गया है उसको फिल्टर करना। कुछ आपके ऐसे, चाहे उस हवा के साथ आपके तेल अंदर जाए या धूल अंदर जाए या कोई और पोल्यूटेड पार्टिकल्स अंदर जाए, उनको अलग करके सिर्फ ऑक्सीजन को अलग करना और वेस्ट जो है उसको बाहर निकालना। तो फिल्टर करना, आप जो भी अंदर सांस ले रहे हैं उसको, वो लंग्स का इम्पोर्टेंट। कभी आप देखते होंगे कि आप कहीं खड़े हैं रोड पे और एक गाड़ी गई जिसका धुआं निकला बहुत काला, और आप धुआं अंदर आपकी बॉडी के चला गया। अब अगर लंग्स ना हो तो वो धुआं आपकी बॉडी में जाके जहर बना देगा और आप कुछ ही दिन में खत्म हो जाएंगे। लंग्स का काम है कि उसको फिल्टर आउट करें। तो सिर्फ सांस लेने के काम नहीं आता ये सारी चीजों में भी इफेक्टिव है। और लास्ट सबसे लास्ट तो नहीं, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ये भी है कि आप जो बात करते हो, बात भी अगर आपके फेफड़े ठीक नहीं है, फंक्शन ठीक से नहीं कर रहे, तो बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हवा निकलती है जब हम बात करते हैं और हवा हमारे लंग्स में होती है। स्मेल, जो आप स्मेल करते हैं, स्मेल की सेंसेशन भी लंग्स तक जाती है, तब वो फिर आगे प्रोसेस होती है बॉडी में। नहीं तो सेंसेशन स्मेल की नहीं पता चलेगी। स्मेल और बात करने का भी लंग्स से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर लंग्स आपके इनफेक्टिव हैं, अनहेल्दी हैं, तो आप ठीक से बात भी नहीं कर पाएंगे, खुशबू ठीक से नहीं होगी। अब लंग्स की जनरल कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं करंटली इंडिया में? पहली है निमोनिया, टीबी, पल्मोनरी एडिमा, लंग कैंसर। ये पल्मोनरी एडिमा आप लोगों को शायद कॉमनली नहीं सुना होगा, बट निमोनिया, टीबी और कैंसर लंग्स का ये बहुत कॉमन। अब ये हो क्यों रहा है, क्या वजह है, ये हम सबको पता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये सबको पता है कि पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि आप पोल्यूशन से बच ही नहीं सकते। एक बारी को आप पानी के पोल्यूशन से शायद बच सको, खाने का जो पोल्यूशन है उससे शायद बच सको, बट हवा के पोल्यूशन से तो इम्पॉसिबल है, बच ही नहीं सकते। हवा
कैसे आप फिल्टर आउट करोगे? हवा को नहीं कर सकते। चाहे आप कितने भी एयर प्योरीफायर यूज करें या कुछ भी करें, फिर भी कुछ ना कुछ पोल्यूशन बॉडी में जाएगा। एयर प्योरीफायर यूज करने से थोड़ा कम हो जाएगा, बट फिर भी जाएगा। जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे, वहां तो कोई एयर प्योरीफायर नहीं है। आप कितनी फैक्ट्री का धुआं निकलता है, कितनी गाड़ियों का धुआं निकलता है, कितना और पता नहीं क्या क्या है हवा में, जो शायद किसी को भी नहीं पता होगा। इतनी सारी चीजें, हर एक किसी पर टेस्टिंग भी नहीं हुई, जो बॉडी में जाता है, उसकी वजह से इतने प्रॉब्लम्स हैं। तो जब इससे बच ही नहीं सकते, मतलब ये हो ही नहीं सकता कि आप लंग की प्रॉब्लम्स को कम कर सकें, पॉल्यूशन से बच सकें। ऐसा डॉक्टर्स मानते हैं कि दिल्ली में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, 95% लगभग बच्चों को लंग्स की प्रॉब्लम होगी ही होगी। चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो टीबी हो, या फिर एस्थमा हो, लंग्स की प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। तो दिल्ली में इतना ज्यादा 95 है, तो बाकी शहरों में ढाका में तो 50% होगा। बट जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रोन है टू लंग डिजीज। अब बचने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो उसके लिए आपको कुछ सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा, जो आपके लंग्स पे डायरेक्टली काम करे। अब लंग्स पे डायरेक्टली जो काम करेगा, वो ऐसा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां कुछ हैं, जो आपके स्पेसिफिकली लंग्स पे काम करती हैं। जो लंग्स पे काम करती हैं, वो हमने जड़ी बूटियां लेके ये प्रोडक्ट बना, लंग्स केयर। अब लंग्स केयर जो है, ये किन किन चीजों पे इफेक्टिव है? पहले तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सारी ही, इन्फेक्शन अगर कोई बॉडी में गया है तो उसको ये ठीक करता है। एंड रिलीफ फ्रॉम कफ एंड कोल्ड, किसी भी तरह का खांसी हो रहा है या जुकाम है, तो जो भी कफ सिरप ले रहे हैं, उसके साथ अगर ये ले लें तो ये बहुत इफेक्टिव है। आप जुकाम की कोई दवाई वैसे है ही नहीं, एलोपैथ में तो कोई दवाई नहीं है, बट कुछ जड़ी बूटियां कुछ ऐसी हैं जो वायरसेस पे डायरेक्टली काम करती हैं, और वो उसको म्यूटेट होने से रोकती हैं। इसलिए जुकाम अगर आप लंग्स केयर ले रहे हैं जुकाम में, तो ये बहुत इफेक्टिव है। अगर जुकाम आपका 1 हफ्ते में ठीक होना है, तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। बाकी बेनिफिट्स क्या हैं? एंटी एलर्जिक है। आपको किसी चीज से, धूल से लोगों को एलर्जी होती है या और किसी चीज से, तो ये एलर्जी नहीं होने देता। एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज लंग्स के बहुत कॉमन है। जो भी सूजन थोड़ी सी लंग्स में आ जाती है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती हैं, ये होने नहीं देता। आपकी चेस्ट में अगर कंजेशन है, कभी कभी लगता है ना चेस्ट में भारीपन है, खिंचाव है, तनाव है, जुकाम और खांसी की वजह से, या जनरली भी, तो ये उसको ट्रीट करता है। आपको अगर बलगम की प्रॉब्लम हो गई है, तब, क्योंकि बलगम का इतना बड़ा इशू होता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो जाता है, वो ठीक भी नहीं होता। गर्म पानी ही उसका सोल्यूशन है। एलोपैथ में तो कोई दवाई नहीं है, डॉक्टर बोलता है गर्म गर्म पानी पियो। ये अगर लेते हैं तो आपके बलगम पे डायरेक्टली काम करता है, वो बलगम को ठीक करता है। और थ्रोट में अगर इरिटेशन है, या गले में खराश है, और वो ठीक नहीं हो रही है, लंबे समय तक है रह रही है, आप अगर ये वाला प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो खराश को ठीक करता है, होने नहीं देता। तो ये लंग्स केयर है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं, तो इसमें है तो काफी सारी चीजें जो आयुर्वेदिक एक फॉर्मुलेशन है। मकोय, यष्टि मधु, अदूसा, बाला, शिक्षा, कुलंजन, तुलसी, पीपल, कलौंजी, सोट, कचरी, ये कुछ चीजें हैं जो आयुर्वेद की किताबों में स्पेसिफिकली ये बोला गया है कि ये आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं। वही हमने लेके एक फॉर्मुलेशन मिक्स करके बनाई है लंग्स के, फिर हमने आपको ये दिया है। जो इसको यूज कर रहे हैं, उन्होंने डेफिनेटली रिजल्ट चेक किया होगा। इनफैक्ट अगर सांस फूलने की प्रॉब्लम है और आप ये रेगुलरली ले रहे हैं, तो आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे बुढ़ापे में कुछ लोगों को हो जाता है कि वो थोड़ी सी भी सीढ़ियां भी चढ़ते हैं, तो उनकी सांस बहुत फूलने लगती है। तो अगर सांस फूलने का किसी बुजुर्ग इंसान को है, तो उसको ये देंगे तो वो भी काफी हद तक कंट्रोल। अब नेक्स्ट, ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ, जैसी ये फोटो है, अगर आप लोगों को दिख रही है ठीक से, तो ऐसे पड़े होते हैं, कुछ टॉवल सर पे लगाया होता है और टेम्परेचर चेक करते हो। फीवर, मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा कॉमन डिजीज अगर कुछ है तो फीवर है। कुछ लोग तो छुट्टी मारने के बहाने के लिए बोल देते हैं कि हमें फीवर है, बट जनरली भी कुछ लोगों को बहुत सीवियर हो जाता है, और कुछ लोगों को रेगुलरली होता रहता है। अब कुछ कॉमन फीवर होते हैं जो इंडिया में ज्यादातर लोगों को होते हैं। पहला होता है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर का मतलब है कि सुबह दिन में तो आपका बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहता है, बट रात को बढ़ जाता है। अब ये रात, जैसे जैसे रात होती है,
तो आपका टेम्परेचर बढ़ने लगता है और फिर रात को बुखार रहता है, फिर सुबह उठते हैं तो ठीक लगता है, फिर रात को ये जब इशू होता है तो पैरासिटिक या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो बैक्टीरिया अगर बॉडी में कुछ चला गया है, पैरासाइट चला गया है, तो फिर वो इंटरमिटेंट फीवर है। ऐसा अगर लगने लगे, समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ बैक्टीरिया बॉडी में है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है वो बैक्टीरिया, मतलब बहुत ज़्यादा हार्म नहीं कर रहा है, इसलिए बॉडी को रात को ही फीवर आता है, बॉडी रात को उसको कंट्रोल करती है और फिर दिन में ठीक हो जाती है। बट इसके लिए कुछ मेडिकेशन फिर लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट सडन फीवर, एक सडन अटैक आता है, एकदम से बुखार आ जाता है और बिल्कुल थकान हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है डेंगू फीवर, चिकनगुनिया में भी ऐसे ही होता है, चिकनगुनिया, डेंगू, सडन फीवर कहा जाते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यूअस फीवर, ये एक तरह का मतलब अगर किसी को हुआ है तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ता, 1 डिग्री के आसपास बढ़ेगा और वो कांस्टेंट रहेगा सुबह शाम, और कुछ दिन तक 1 डिग्री का ही टेम्परेचर आपका मेंटेन रहेगा, 1 डिग्री ऊपर। बट आपको रेगुलरली ऐसा लगता रहेगा कि रहता है या कुछ भी कर लें, तो बहुत कॉमन है लेडीज के साथ। तो उनको अगर ऐसा फील हो रहा है तो उनको कोई यूटीआई है तो फीवर को पहले ट्रीट करना है और यूटीआई को साथ साथ ट्रीट करना है। और टाइफाइड अगर अ, ऐसा है तो टाइफाइड का भी ये एक सिम्टम है, बहुत कॉमन। ऐसा किसी को हो रहा है कि फीवर लग तो रहा है बट लग नहीं रहा है, जो ऐसा होता है ना कि हमें लग रहा है कि फीवर है बट उतना नहीं है कि काम नहीं किया जा रहा, वो एक टाइफाइड का भी सिम्टम हो सकता है। तो ये 3 बहुत कॉमन फीवर है। अब जब ये फीवर्स होते हैं तो होता क्या है बॉडी में? टेम्परेचर बढ़ता है। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता क्यों है? कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि जब बुखार हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा? तो हम ऐसा मानते हैं कि बुखार टेम्परेचर बढ़ना मतलब बुरी बात, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली बॉडी करती क्या है, बॉडी के जो ब्लड वेसल्स हैं आपकी स्किन में, वो उसको बंद करने लगती है। जो नसें हैं जिनसे खून पास हो रहा है, तो उनको वो कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, बंद करने लगती है। वो इसलिए बंद करती है ताकि बॉडी की हीट जो है वो बाहर ना जाए। जनरली बॉडी की हीट बाहर जाती है तो बॉडी का उसको कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कैसे करेगी? वो ऐसे ही करेगी कि बॉडी की हीट आपके जो होल्स हैं, पोर्स हैं, आपकी ब्लड वेसल्स हैं, उसमें से बाहर जाएगी। इसलिए जब पसीना आता है, पसीने का मतलब है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें हीट बहुत जनरेट हो रही है, तो इसलिए फिर पसीना आता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर कूल रहे। बॉडी की जब पानी आएगा बॉडी के ऊपर तो मेंटेन रहेगा, कूल रहेगा, बहुत ज्यादा हीट अप नहीं हो जाए। इसलिए आपने कभी आपने अगर कुत्तों को देखा है तो कुत्ते सांस बहुत तेज तेज लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में ये वाले वेसल्स नहीं होते, वो बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ अपने मुंह से ही मेंटेन करते हैं, तो वो सांस के थ्रू अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, इसलिए उनकी सांस इतनी तेज तेज लेते हैं। एनीवे, तो जब बुखार होता है तो बॉडी ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, कम कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है और हीट बाहर नहीं जाती। तो जब हीट बाहर नहीं जाएगी तो आपको एक तो ठंड लगेगी बहुत ज्यादा, और आपकी इसलिए कपकपी छूटती है जब बुखार होता है। बहुत ठंड लगेगी और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा अंदर से। बॉडी का टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैरासाइट है, कोई भी इंफेक्शन है, तो वो बैक्टीरिया, वायरस जो है वो टेम्परेचर बढ़ने से खत्म हो जाए, क्योंकि वो एक बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर में एंटर किया। अब जब बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाएगी तो फिर वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, वो उसको खत्म कर देगी। तो मोस्टली बिना दवाई खाए भी चीजें ठीक हो जाती हैं, बट उसमें टाइम लगता है बॉडी को उसको बंद उनका जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का कि बैक्टीरिया को टेम्परेचर बढ़ा के मारने में जनरली टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं ऐसे में, हम कोई ना कोई दवाई खाते हैं और बॉडी का जो डिफेंस, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, हम उसी को खत्म कर देते हैं। तो हमें टेम्परेचर कम करना है तो हम सोचते हैं दवाई खा लेते हैं, टेम्परेचर कम होगा तो हमारा फीवर ठीक हो जाएगा, और जो अंदर बैक्टीरिया है वो उसका कोई नहीं, वो रहे अंदर, उससे हमें क्या मतलब है? हमें अपना टेम्परेचर ठीक करना है ताकि हमें ठीक फील हो। तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस, बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को आप डिस्ट्रॉय करते हो। आप अपना टेम्परेचर ठीक कर लेते हो बट वो जो बैक्टीरिया, वो जो वायरस है वो अंदर एज इट इज रहता है और वो आगे चल के फिर दोबारा परेशान करने लगता है। इसीलिए जो ज़्यादा दवाइयाँ खाने लगते हैं उनको ज़्यादा बीमारियाँ होने लगती हैं, वो ज़्यादा बीमार होने लगते हैं। आप ये ट्राई करना, अगर बुखार हुआ, आपने दवाई खाई और
बार बार ऐसा कर रहे हो तो आपको बुखार भी ज्यादा होने लगेगा। तो अब करना क्या है, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयां तो आपको अंदर के पैरासाइट्स को खत्म नहीं कर रही, सिर्फ टेम्परेचर ठीक कर रही हैं। और कॉमन दवाइयां जो हैं वो पैरासीटामोल, एडविल, वोल्ट्रेन, डोलो, पैनाडोल, सिट्रा, ये कुछ कॉमन दवाइयां हैं जो सबको इनके नाम पता होंगे। कुछ भी होता है तो पैरासीटामोल खा लो या डोलो खा लो, ये दोनों ज्यादा कॉमन है, या एडविल खा लो। अब इससे मतलब ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे बॉडी आपका नेचुरल मैकेनिज्म जो है बॉडी का, वो उसे खत्म कर रहे हो, और थोड़ा धीरे धीरे करके आपका मतलब नेचुरल डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो आप कुछ बहुत ज्यादा मतलब फाइनली ये होगा कि कोई भी बैक्टीरिया आएगा तो एकदम आपकी बॉडी खराब होने लगेगी, एकदम फीवर आ जाएगा, एकदम कुछ ना कुछ होने लगेगा। अब करना क्या है, साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं इन दवाइयों के। स्टमक पेन, इंडाइजेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, लो बीपी, डिजीनेस, डायरिया। जनरली जो लोग दवाइयाँ ये वाली ज्यादा खाते हैं तो आपको, और बाद में ये बोलते हैं कि हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम है, या कभी भी पेट खराब हो जाता है, या पेट साफ नहीं होता है, या थोड़ा चक्कर सा लगने लगता है, नौजिया होता है, बैठे बैठे एकदम खड़े होते हैं तो एकदम से चक्कर आता है, पेट में कभी भी दर्द हो जाता है, बीपी कभी भी लो हो जाता है। तो ये सारे इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें लगता है कि हमारे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, बट ये ध्यान नहीं देते कि ये चीजें हम कर रहे हैं इसकी वजह से साइड इफेक्ट हो रहे हैं। अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है फीवर केयर। इसमें ये चार चीजें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट तो करेगी, बट ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म बिल्कुल ही खत्म कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। ये आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करते हुए आपके बैक्टीरिया को निकालती है बॉडी में से। तो डायरेक्ट बैक्टीरिया पे काम है। आयुर्वेदा का बेसिक रूल ही यही है कि हम सिम्टम्स को ठीक ना करके हम बैक्टीरिया या जो एक्चुअल उसकी कॉज है उस पे काम करते हैं। तो अगर आपको बुखार हुआ है और आप फीवर केयर लेते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि आप ठीक तो हुए हैं। मतलब शायद एक दिन की वजह 2 दिन में होंगे, बट 2 दिन बाद तो फिर जो आपकी जो हेल्थ होगी वो बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम वैसे ही होगा, वो डैमेज नहीं होगा। और आपके जो एक्चुअल जो अटैकर है जिसने अटैक किया उसको ये क्लियर करेगा। क्योंकि इन दवाइयों का पर्पज ही, इसमें जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, जो जड़ी बूटी हैं, इनका इफेक्ट ही ये है, उनका एक्शन ही है कि वो उस पर काम करे। तो वायरसेस और डिजीज और रेगुलर, मतलब अगर इसको सर्दियों के सीजन में या ये वाला सीजन स्पेशली, अभी जो ये चिकनगुनिया और डेंगू, मलेरिया, ये वाला जो सीजन है बरसातों के बाद स्टार्ट होता है, जब ये वाले डिजीज आने लगते हैं, तो इसको रेगुलरली अगर लेना स्टार्ट कर दें, मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार इसको ले लें, तो आपकी बॉडी को एक मेंटेन रखे। और जब ये वाले बहुत ज्यादा पीक पे हो, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो हर किसी को ये दिन में 1 बार तो पीना चाहिए। तो उससे आपकी बॉडी को ये वाले बीमारियां एटलीस्ट नहीं होने देगा, क्योंकि डेंगू का बुखार जो होता है वो बहुत बहुत खतरनाक होता है। मतलब प्लेटलेट्स वाली स्टेज तक जाने ही नहीं देगा, उससे पहले ही कंट्रोल करेगा। बाकी तो एंटीऑक्सीडेंट तो है ही। एंड कम्युनिकेटिव डिजीजेस और भी कोई हैं, अगर ऐसा कोई डिजीज के किसी को हुआ है और वो आपको भी हो सकता है, तो उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट है। तो किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इंस्टेंट हो सकता है कि आपको ये 1 घंटे में बुखार ठीक ना करे, बट एक दिन अगर लगाएगा तो एटलीस्ट उसमें ये होगा कि बॉडी को या आपकी लॉन्ग रन में कोई हार्म नहीं कर रहा है, बट आपको ओवरऑल ये बॉडी को बैक्टीरिया को निकाल रहा है या वायरस को निकाल रहा है, वो उस पे काम करके उसको निकाला। तो किसी को आप देते हैं और वो बोलता है कि यार मेरे मुझे अभी एकदम ठीक होना है, एकदम ठीक होना है, तो दोस्त बाद में खराब हो जाओगे, तो उसको तो ये नहीं दे सकते। बट हाँ, 1 दिन, 1 डेढ़ दिन में फीवर को ये कंट्रोल कर देगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम स्टोरी के ऊपर बात करेंगे, कि हम स्टोरी के फॉर्म में कैसे कोई चीज दे सकते हैं, तो ये एक छोटा सा उसका एग्जाम्पल है। तो प्रोडक्ट से मैं थोड़ा सा बाहर जाके एक छोटी सी चीज पे जो हम जनरली डिस्कस करते हैं, ड्रीम, कि हम इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, इसमें हैं क्यों। वो हम इसलिए हैं क्योंकि कुछ हमारे चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं, और वो हमें ये पता है कि वो नौकरी करके या जनरली जो छोटे मोटे कुछ काम करके वो तो नहीं। उससे आपको सिर्फ पेट भरने के लिए खाना मिलेगा, और बेसिक सिर्फ होने के लिए एक बेसिक कोई घर मिल सकता है। उससे आपके जो को बहुत बड़े
ड्रीम्स हैं या कुछ है वो पूरे नहीं, तो अब उसके लिए क्या करना है? अब सबके कोई ना कोई सपने हैं, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मोस्टली ये वाली जनरेशन जो है मतलब क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे लोगों के पास पैसे थे नहीं, तो बहुत गरीबी ही देखी है मोस्टली सभी लोगों ने, उसके बाद यहाँ तक पहुंचे हैं जो भी आप लोग अपने कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी बहुत ज्यादा आगे नहीं आ पाए हैं, बट जो आ गए हैं वो उनको पता है कि कितनी हार्डशिप हुई है। तो अब इसके लिए करना क्या होता है? बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा मेहनत, और कम से कम 14 घंटे एक दिन में काम करना पड़ेगा, खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, सोना छोड़ना पड़ेगा, तभी आप जाके सक्सेस हो सकते। जनरली यही बोला जाता है, यही बातें होती हैं, और यही सच भी है कि बिना इतना काम करे आपको सक्सेस तो नहीं मिल सकती। इतना काम करना पड़ेगा, नींद वींद खाना पीना ये सब छोड़ना पड़ेगा। अब जब इस पे आप काम करेंगे, और स्पेशली इस इंडस्ट्री में जब आप काम करेंगे जहाँ पे हर रोज एक नई सक्सेस आप देख रहे हो, और आपको ये होता है कि अब मुझे भी ये करना है, कोई वो अचीव कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अब आपको भी करना है, लीडर्स को भी करना है, तो होगा क्या? फाइनली एक चीज आती है, जब आप अपने मेहनत इतनी करने लगते हैं और सब करने लगते हैं, तो वो है स्ट्रेस। इसको नहीं छोड़ सकते। मतलब अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, और आपको अपने जो भी आपके काम हैं, अगर ईमानदारी से आप पूरा काम करते हैं, तो ये जो वर्ड है स्ट्रेस, ये आएगा ही आएगा। और जब ये आएगा, तो ये साइड इफेक्ट है आपको अपने सपने पूरे करने के। ये चाहे आप इंडस्ट्री की भी बात करें, तो किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई डॉक्टर है, उसे कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने हैं, तो स्ट्रेस आएगा ही। कोई टीचर है, उसको ये चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं, बच्चों तक पहुंचूं, तो आएगा। चाहे कोई भी इंडस्ट्री में आप इसको रख के देख लें, अगर कोई मेहनत कर रहा है और सक्सेस होना चाह रहा है, स्पेशली लाइफस्टाइल में, तो वो बिना स्ट्रेस के नहीं हो सकता। ऐसा कुछ दिमाग में रहता है कि कहाँ से क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट हम करना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर इतना है, सोसाइटी का प्रेशर है, जॉब है तो बॉस का प्रेशर है, या अ, अगर डायरेक्ट सेलिंग में है तो भी प्रेशर है कि हमें ये करना है, नेक्स्ट क्या है, अपना अपना पर्सनल टारगेट्स का प्रेशर है। इतनी सारी चीजें दिमाग में जब होती हैं, बॉडी का क्या हाल होता होगा सोचो। तो बॉडी का जो हाल होगा, छाती में दर्द, दिल की धड़कनें कभी भी बढ़ जाएंगी, बीपी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, जॉ आपके जबड़े, आपको कभी कभी ऐसा फील होता हो कि दर्द कर रहे हैं, अजीब सी इरिटेशन होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगेगी, सेक्सुअल इशू होने लगेंगे, सर दर्द कभी भी हो जाएगा, थकान तो रहेगी, नो डाउट। रात को सोते सोते अगर एकदम से झटका लगता है, तो वो स्ट्रेस का है। ये जो अगर कोई ईमानदारी से 12 13 14 घंटे काम कर रहा है, वो इस चीजें उसके साथ हो रही है। और भी क्या है, आपके नींद नहीं आना, ये बहुत कॉमन है, स्ट्रेस का साइड इफेक्ट। हार्ट अटैक का रिस्क, आपको हाई ब्लड शुगर, आपको स्टमक एक, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, ये बहुत कॉमन है। जो ये इन विट्रो क्लिनिक्स आजकल आ गए हैं, वो इसीलिए आईवीएफ इसको कहते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस वर्ड हम जनरली यूज तो करते हैं, बट उसका जो बेसिक साइड इफेक्ट है उसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आजकल लोग बच्चा करने में भी प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि इन चीजों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है। आपके सेक्सुअल इश्यूज हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, फीमेल में पीरियड्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इरेगुलर पीरियड हो जाते हैं, मिस होने लगते हैं आपकी। आपने देखा होगा कि मसल टेंस हो जाती है, जिसको कहते हैं कि क्रैम्प। क्रैम्प बहुत ज्यादा आने लगते हैं अगर आप, स्पेशली वो लोग जो पानी कम पीते हैं उनके साथ होता है। वो स्ट्रेस भी उसका एक साइड इफेक्ट है, मतलब स्ट्रेस का वो एक साइड इफेक्ट है। तो ये सारी चीजें होंगी ही होंगी। अगर आप कोई एक ऐसा इंसान हो जिसको अपनी चीजें करनी ही है, जिसको ये मतलब जिसको काम ज्यादा करना ही है, और उसके बिना काम, या तो आप काम वाम छोड़ के घर में बैठ जाओ, शांति से जियो, जितने हैं पैसे उतने ही रखो, तो कोई फायदा नहीं। मतलब फिर ये सब नहीं हो, फिर आप टेंशन फ्री होकर जी सकते हैं। बट टेंशन अगर लेनी है, तो स्ट्रेस आएगा ही। और स्ट्रेस आएगा तो ये सारी चीजें आएंगी। अभी ऐसा माना जा रहा है कि इस सेंचुरी का सबसे सबसे खतरनाक अगर कोई बीमारी है, तो वो स्ट्रेस है। क्योंकि यहाँ से वो सब शुरू होता है जो नहीं होना चाहिए एक बॉडी में। अब इसका सोल्यूशन क्या है? स्ट्रेस पे कौन काम कर सकता है?
स्ट्रेस की दवाई क्या हो सकती है, आप सोचो। एलोपैथ में स्ट्रेस की कोई दवाई आपको क्या दे सकती है? कुछ आपको वही दे सकते हैं जो जनरली साइकाट्रिस्ट या साइकोएनालिस्ट देते हैं, या साइकोलॉजिस्ट। कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, वो दवाइयाँ आपको बस बीपी की होती हैं जनरली, वो ब्लड प्रेशर कम कर देती हैं, तो हमें लगता है कि हाँ थोड़ा ब्लड फ्लो रिलैक्स लगता है, तो लगता है हाँ टेंशन थोड़ी कम हो गई, चलो अच्छा है। बट वो उसके यूज टू हो जाते हैं, आदत हो जाती है, फिर उसके बिना उनका काम नहीं चलता। उसके बिना नींद नहीं आती, ज्यादा से ज्यादा सोन नींद की दवाइयाँ दे देते हैं, बट वो आपके एक्चुअल प्रॉब्लम पे काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ आपके जो सिम्टम्स हैं उनको ठीक कर देते हैं, और वो भी उन लोगों के जो वहां तक पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग तो साइकाट्रिस्ट या इनके पास जाते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास जाना ऐसा लगता है कि हम पागल हैं। तो लोग ये बोलने लगेंगे कि हम पागल हो गए, इसलिए जाते ही नहीं, खुद से ही डील करते रहते हैं। और फिर ये सारी बीमारियां लेके आते हैं, फिर डायबिटीज हो जाती है, फिर थोड़े दिन में बीपी तो इशू हो ही जाता है, कोलेस्ट्रॉल का इशू हो जाता है, हार्ट अटैक कभी भी हो जाता है, फिर किडनी में इशू हो जाता है, फिर फैटी लीवर हो जाता है, ये जो कॉमन बीमारी है। अब इसका एक बहुत बेसिक आयुर्वेद में सोल्यूशन सिर्फ ये है, अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसी ऐसी जड़ी बूटी है जो अभी बहुत फेमस भी हो गई है पिछले दिनों कोविड में, बट ये बहुत पहले से आयुर्वेद में स्ट्रेस के लिए यूज होती आई है। इसकी प्रॉपर्टीज जो है तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी चीजें करती है, बट बहुत बेसिक, मतलब एक जड़ी बूटी जो सीधा सीधा आपके स्ट्रेस पे काम करती है वो ये है। अगर कोई पूछे कि स्ट्रेस का क्या सोल्यूशन है, तो वो ये है। स्ट्रेस को ये ठीक करती है, तो ये सारी चीजें जो यहाँ लिखी हैं, ब्लड शुगर, इन्फ्लेमेशन, ब्रेन फंक्शन, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये ऑटोमेटिकली ही ठीक होने लगती हैं। अब इसके फर्दर क्या इफेक्ट्स हैं? सबसे पहले तो बीपी पे काम करेगा। जैसे ही आपका स्ट्रेस पे ये डायरेक्टली काम करने लगेगा, तो आपको बीपी कम होता दिखेगा। फिर अगर एक स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा इशू होता है फैट, वेट गेन। तो लोग एक्सरसाइज भी करते हैं और खाने पे भी कंट्रोल करते हैं, बट फिर भी फैट लॉस नहीं हो, बहुत सारे लोगों के साथ इशू है। तो अगर आप अश्वगंधा ले रहे हैं और आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर आपको रियलाइज होगा कि आपका जो फैट है, या जो स्टोर्ड फैट है बॉडी का, वो धीरे 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 कम होना स्टार्ट होता है, क्योंकि ये आपके ओवरऑल चीजों पे, मतलब मेंटली ये आपको स्टेबल करता है, काम करता है, तो वो आपका बॉडी हर फंक्शन अपने हर पार्ट पे काम करने लगता है और हर पार्ट को बेटर करने में हेल्प करता है। इसीलिए जब आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और अश्वगंधा ले रहे हैं, तो फैट जल्दी रिड्यूस होगा। मसल स्ट्रेंथ, जो लोग जिम जाते हैं और तो उसके लिए उनको सप्लीमेंट्स चाहिए, तो अश्वगंधा अगर आप उनको देंगे, तो ये मसल स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा, मतलब शायद जनरल मसल, अगर आप रेगुलर 1 महीना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और नेक्स्ट मंथ भी कर रहे हैं अश्वगंधा के साथ, 10 गुना का फर्क दिखेगा। इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है ये मसल स्ट्रेंथ। एक ही बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लोग मेरे से पूछते हैं, बट मैं उसका कोई जवाब होता नहीं है। क्या ही उसका जवाब हो सकता है, ज्यादातर तो नहीं होता है। तो फीमेल का जो इशू होता है सेक्सुअल वाला, उसको कैसे, क्योंकि बहुत सारा ना सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है मेल्स की जगह फीमेल्स में भी होती है। तो अश्वगंधा एक ऐसी दवाई है, ऐसी जड़ी बूटी है जो सेक्सुअल फंक्शन फीमेल का इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। आदमियों में, मेन में ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है। टेस्टोस्टेरोन से आपका एक तो सेक्सुअल बेनिफिट होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज में फर्क पड़ता है, प्लस आपके स्टैमिना पे भी बहुत फर्क पड़ता है जनरली। और शार्पनेस अभी बहुत कॉमन है कि ये, मतलब 30 के बाद तो ये बहुत कॉमन बीमारी है कि आपको चीजें याद नहीं रहती। आप किसी से मिलते हैं, उसका नाम पूछते हैं और 1 सेकंड बाद शायद उसका नाम फिर भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछना पड़ता है। आपको याद नहीं रहता कि इसका नाम क्या है, इसने बताया। तो ये बहुत कॉमन बीमारी है, और जनरली आप पूरे दिन में अगर 10 लोगों से बात करी, तो आप 9 लोगों की बात भूल जाते हो। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि आप हर एक चीज आजकल हमें याद नहीं रह पाती। वो इसलिए नहीं रह पाती क्योंकि इतना ज्यादा चीजें हैं कि आप हर एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते। इसलिए आपकी फोकस और मेमोरी बढ़ाने में अश्वगंधा बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब अश्वगंधा के और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये बहुत सारी चीजों पे काम करता है, बट बेसिक बेनिफिट्स ये हैं कि ये आपके इन चीजों को ठीक करता है। अब स्ट्रेस तो होगा ही होगा, तो स्ट्रेस के लिए हर किसी को
जो भी ये देख रहा है या जहां तक भी आप इस बात को पहुंचा सकते हैं, सबको अश्वगंधा लेना है एवरी डे। बिना अश्वगंधा के काम नहीं चलेगा, स्पेशली जिस इंडस्ट्री में हम हैं, जिसमें हमें इतनी ज्यादा चीजें करनी है, इतनी मेहनत लगती है, तो स्ट्रेस आएगा ही आएगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए अश्वगंधा चाहिए ताकि बॉडी कोलैप्स ना कर जाए। अब ये एक कोशिश थी कि हम कहाँ से, मैं आपको एक स्टोरी में के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही फाइनली आपको भी करना है लोगों के साथ, कि कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, अब उसको कोई भी हो सकता है, अब उसकी कैसे आप स्टोरी बनाएंगे ये आपकी क्रिएटिविटी है। आगे से मेरे तो चीजें आप कॉपी कर ही सकते हैं अगर आपको वो यूज करनी है। आगे से कोई भी और होगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज के साथ ही आप लोगों को ये सिखाऊंगा, क्योंकि स्टोरीज ही डुप्लीकेट होंगी, ऐसा अब हमें समझ आया है। हमने इस पे भी काम किया है कि हम जो ट्रेनिंग्स आपको देते हैं वो सेम ट्रेनिंग्स आगे नहीं पहुंच पाती हैं। एक चीज आपको फैक्ट बता दी, तो वो फैक्ट एज इट इज आगे अगर आप बताओगे किसी को, तो पहले तो सिंपल फैक्ट समझ नहीं आता, मतलब समझ आता है, उस पर कोई अमल नहीं करता, उसे इग्नोर कर देते हैं। सत्य को सब इग्नोर करते हैं, स्टोरी को सब एक्सेप्ट करते हैं। तो चाहे वो आप अपना बिजनेस प्लान हो, चाहे प्रोडक्ट्स हो, या कुछ भी हो, थोड़ा सा कुछ ना कुछ क्रिएटिव होना पड़ेगा, थोड़ी स्टोरीज के थ्रू समझाना पड़ेगा, तब ज्यादा लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे। अब ये तो थी ये 3 प्रोडक्ट्स की बात। एक इशू आया है पिछले दिनों मेरे सामने, मतलब पहले भी आया था बट दोबारा हम इसको एड्रेस करते हैं, कि टूथपेस्ट जो है उसकी जो ट्यूब है उसके पीछे एक काला निशान लगा है। अब कुछ बेवकूफ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लोग होते हैं जो ऐसी वीडियोस बना के डाल देते हैं कि ट्यूब के पीछे ये निशान है तो उसका ये मतलब है, इसके बिल्कुल बेवकूफ लोग होते हैं। उनको ज़ीरो नॉलेज होती है, कुछ पता नहीं होता कि एक्चुअली क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, क्या होता है, क्या स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, ये निशान क्यों है, उनको नहीं पता होता, वो सब बकवास होता है। इसके पीछे एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी था, वो मैंने शेयर किया था, सारे ग्रुप्स में भी भेजा था, अगर आप लोगों को मिला हो तो। नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, द ट्रुथ बिहाइंड द मार्क ऑन टूथपेस्ट ट्यूब। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आएगा सबसे ऊपर। तो ये होता क्या है मैं समझाता हूँ, कि जो काला निशान है या नीला निशान है, या जनरली काला ही मिलेगा आपको, बट और भी कलर के हो सकते हैं। ट्यूब जहाँ बनती है उस फैक्ट्री में उस पे वो निशान लगाया जाता है, क्योंकि उसकी जो मशीन होती है, जिस मशीन पे वो चलती है, वो मशीन उस निशान को रीड करती है और उसके बाद उसकी कटिंग होती है। तो इसका टूथपेस्ट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट है उससे कोई रिलेशन नहीं। और ये निशान हटाया जा सकता है, तो उसके लिए एक बहुत लंबा और बहुत अलग प्रोसेस है, बट जनरली तो ये हो ही नहीं सकता। कोई भी टूथपेस्ट कंपनी आप जनरली देखोगे तो कोई ना कोई निशान मिलेगा, टूथपेस्ट में नहीं, किसी भी ट्यूब पे मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे वो मशीन का कनेक्शन है, उसका इंग्रेडिएंट से कोई कनेक्शन नहीं है। मशीन रीड ही उस निशान को करेगी और तब उसको कट करेगी, नहीं तो क्योंकि ट्यूब जब बनती है तो पूरी लंबी ट्यूब होती है, फिर वो कट होती है। अब वो कट होके फिर उसके बाद ये फिलिंग मशीन पे जाती है, उसमें मटेरियल जाता है, फिर दोबारा कट होती है, फिर सील होती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है मशीन का और ट्यूब का। तो निशान पीछे जो है ट्यूब के, उसका कोई रिलेशन नहीं है इंग्रेडिएंट से, कि उसमें केमिकल है, उसमें क्या है, ये है। उसमें हमारे टूथपेस्ट में सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है और कुछ नहीं। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और उस पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिखे हैं, और उनके सबके नेचुरल इफेक्ट्स हैं। कोई उसमें हमने हार्मफुल केमिकल्स यूज नहीं किए। तो अगर कोई आपसे पूछे नेटवर्क में भी, या कोई आपसे ऐसे सवाल पूछे, तो ये ही उसका जवाब है। ज्यादा अगर कोई और फैक्ट्स चाहिए तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, उसे मैंने भेजा भी था, गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हैं, वो आप आगे भेज दीजिएगा। तो आज के हमारे ये 3 प्रोडक्ट थे। अश्वगंधा, अश्वगंधा स्ट्रेस पे काम करेगा। हर इंसान को ये चाहिए, क्योंकि हर इंसान को स्ट्रेस है। जो बोलता है मुझे स्ट्रेस नहीं है, उनसे ये चीजें पूछ लेना। अगर ये चीजें उनकी बॉडी में नहीं हो रही हो तो उन्हें अश्वगंधा मत देना। बट 99.9% लोगों को ये हो रहा होगा, कंफर्म। दूसरा हमने प्रोडक्ट आज लिया था फीवर केयर। अभी बहुत कॉमन ये वाला वो है, अब जो टाइम आएगा, क्योंकि इसमें डेंगू भी आएगा, मलेरिया भी आएगा, चिकनगुनिया भी आएगा, ये सारी बीमारियां इस सीजन में आती हैं, बरसातों से लेके सर्दियों तक। और ये बहुत फैलता है, डेंगू तो स्पेशली। तो
गिलोय, पपाया, व्हीट ग्रास और मोरिंगा, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं डेंगू के, स्पेशली डेंगू में और मलेरिया में। ये सभी को देना है। जनरली भी किसी को फीवर आए तो एलोपैथिक मेडिसिन यूज ना करें, उनकी जगह ये लें, क्योंकि एक तो ओवरऑल इम्यूनिटी पे काम करेगा और बॉडी को आपके लॉन्ग रन में खराब नहीं करेगा। और हमने बात करी है लंग्स केयर की। लंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के, जो हमारी बॉडी, जिसके बारे में बात नहीं होती है। दिल के बारे में होती है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में होती है, आपके लंग्स के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता है। कोई ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं है जिसका टीवी पे ऐड आता हो, इसलिए हमें पता नहीं। कोलेस्ट्रॉल का ऐड आता है, हार्ट की बीमारियों का ऐड आता है, तो हमें चीजें पता है, बट लंग्स का नहीं आता, इस पे कोई बात भी नहीं करता है। बट एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक है, अगर लंग्स केयर जनरली लोग ले रहे हैं तो छाती से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एलर्जी किसी चीज की नहीं होगी आपको, खांसी और कफ नहीं, खांसी और कोल्ड नहीं होगा आपको, बलगम की शिकायत नहीं रहेगी, गले की खराश नहीं रहेगी, चेस्ट कंजेशन नहीं होगा, और सांस फूलने की बीमारी नहीं होगी। ये बेसिक प्रॉब्लम है जो नहीं होंगी, और जो बड़ी प्रॉब्लम है उसमें तो ये इफेक्टिव है ही। कोई आपको मिले जिसको चेस्ट की कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो उनकी जो भी दवाई चल रही हो उसके साथ लंग्स केयर अगर देंगे तो उसका रिजल्ट बढ़ जाएगा। उसको अगर 1 महीने में आराम होना हो तो 20 दिन में हो जाए। तो ये 3 प्रोडक्ट आज हमने कवर करे, प्लस आपको प्रमोट कैसे करने हैं प्रोडक्ट वो भी मैंने बताया। उस पर अगर आप काम कर सकें, आप क्रिएटिव इतना हो सकें कि आप स्टोरीज के साथ लोगों को बताएं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाओ, ज्यादा उनको चीजें समझा पाओ। तो प्लस ये जो टूथपेस्ट वाली बात थी, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको घबराना नहीं है कि हमारे टूथपेस्ट में केमिकल है, ऐसा कुछ नहीं है। कि उसको ये वाले फैक्ट बताना है कि केमिकल नहीं होता है। वो जो निशान होता है वो हमारे मशीन, टूथपेस्ट की वो हमारी मशीन भी नहीं है, ट्यूब जहाँ पे बनती है उस वाली मशीन का वो मैकेनिज्म है कि वो उस निशान के बिना वो उसे रीड नहीं करेगा, इसलिए वो निशान आता ही आता है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। प्रवीण जी अगर आप हैं तो प्लीज टेक इट अहेड, कुछ अगर क्वेश्चन हो या कुछ हो तो हम ले सकते हैं आज। प्रवीण जी शायद अभी नहीं है, कोई बात नहीं, एक मिनट। जमील जी अगर आप इफ यू कैन टेक इट अहेड प्लीज, थैंक यू। आप अनम्यूट कर सकते हैं, या ग्रेसी मैम कोई आप में से प्लीज इसको आगे ले जा सकते हैं तो थैंक यू। आज मुझे लगता है शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, कुछ तो है चैलेंज। हाँ, आप देख। नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपको कुछ अगर स्पेशली कोई प्रोडक्ट्स आप चाहते हैं हम कवर करें तो वो प्लीज आपके लीडर्स को या हमें बता दीजिएगा, तो हम उस पे कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम वो वाले प्रोडक्ट्स को हम ले सकें। डियर कैंडिडेट्स, अगर आप लोगों के छोटे से अगर शॉर्ट कुछ क्वेश्चंस है, बहुत शॉर्ट, बहुत ज्यादा टाइम को मैं अदीप जी का लेना थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस है तो आप अदीप जी से एक बार पूछ सकते हैं। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं बट वन बाय वन सर, ताकि क्राउड मत बी। हेलो हाँ सर, नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है सर, मेरा खुद का जी सर, पर्सनल बता। को लेकर के। ये सर लंग्स केयर अवेलेबल नहीं है सबसे पहली, जबकि मुझे खुद चाहिए था सर, क्योंकि अवेलेबल मेरे है सर, कौन कह रहा नहीं है? लंग्स बिल्कुल, केयर आप अवेलेबल अभी सर, नाउअडेज वी पीपल हैव अ लंग्स केयर का बहुत बड़ा लॉट हमारे पास है, यू कैन ऑर्डर। ऑनलाइन लिस्ट तो नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं बताइए सर। नहीं सर, इट इज अवेलेबल ऑनलाइन राइट नाउ, आप जाइए वेबसाइट पे चेक कर लीजिए सर, इट इज चेक अवेलेबल करिए, राइट। अवेलेबल है जी। नमस्कार सर। दूसरी बार सर अपना जो अपना लाउड स्पीकर है थोड़ा सर अपन को हाई करना पड़ेगा सर, आवाज नहीं पहुंच पा रही है सर। अच्छा ठीक है सर, नेक्स्ट उस पे और देखते हैं गुड नेक्स्ट टाइम। आफ्टरनून सर।
गुड आफ्टरनून जी सर। जी ये छोटे बच्चे के लिए फीवर केयर कितना डोज देना चाहिए सर? लीवर केयर जी सर, दो 10 साल से कम के बच्चों को नहीं देना। 10 साल से कम के बच्चों को नहीं देना। 2 साल का बच्चा है सर, नहीं देना है सर, नहीं देना। 10 साल से कम के बच्चों को नहीं देना। फीवर केयर देना नहीं है? नहीं देना है। 10 साल से कम के बच्चों को नहीं देना है। जी सर। सर ये जो अश्वगंधा है ये पार्किंसंस के बीमारी में दे सकते हैं क्या? कौन सी बीमारी में? पार्किंसंस। पार्किंसन का कोई इलाज नहीं है, बट हाँ आप अश्वगंधा और साथ में मनस्वी देंगे तो फायदा तो होगा, बट कोई खास इलाज है नहीं पार्किंसन का। ओके सर, सर थैंक यू हाइपर सर। थायराइड के लिए क्या है अपने पास ऑप्शन? हाइपर थायराइड के लिए थायराइड के लिए सर तुलसी और ओलियो साथ में दीजिए तो वो काफी इफेक्टिव है। साथ में आप हमारा गार्लिक दे सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ज्योति छोटे रंजन बच्चों बोल के रहा हूँ। लिए ब्लड प्यूरिफाई देना है। ब्लड प्यूरिफायर हाँ, छोटे बच्चों को, जैसे 4 नहीं साल सर, 5 साल के बच्चे। 10 साल से कम के उम्र में नहीं देना है कोई भी प्रोडक्ट। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, मैं ज्योति जी रंजन होता बोल रहा हूँ सर, उड़ीसा से। जी सर बताएं। लो ब्लड प्रेशर के साथ, लो ब्लड प्रेशर वाले को अश्वगंधा के साथ और क्या क्या दे सकते हैं सर? लो ब्लड प्रेशर वाले को तो आप अश्वगंधा ही दे सकते हैं और ओलियो दे सकते हैं, बट लो ब्लड प्रेशर का जनरली कोई प्रोडक्ट होता नहीं है। लो ब्लड प्रेशर का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। लो ब्लड प्रेशर मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं सर? लो ब्लड प्रेशर में प्रोडक्ट जनरली देते नहीं है, होता ही नहीं है। आप मतलब उसको रेगुलेट करने के लिए अश्वगंधा दे सकते हैं, बट हमारा ब्लड प्रेशर वाला मत दीजिए। बीपी केयर जो है, हमारा जो बीपी केयर है वो नहीं देना है ब्लड प्रेशर में। वो हाइपरटेंशन के लिए सर। हाँ, बट लो बीपी में तो आपको बस रेगुलेट करने के लिए ओलियो और अश्वगंधा दे दीजिए, बट वैसे उनको बोलिए कि वो नमक वाला ज्यादा तो ठीक हो जाएगा। सर मेरे पास एक क्लाइंट है जी हेलो, वो उनको ना किडनी दोनों भी खराब हुई है, अभी हाल ही पता चला, लड़की है वो, तो उसको क्या अपन सजेस्ट कर सकते हैं? मैम अब तो वो फिर डायलिसिस वाली स्टेज है। डायलिसिस में तो कोई बहुत ज्यादा आप कर नहीं पाएंगे, दोनों ही किडनी खराब हो क्योंकि गई। सर एकदम से अभी पता चला, यानी उसकी अभी शादी हुई और 7 महीने ही हुए और प्रेगनेंसी के बाद करके अभी बाहर निकाले, तो वो कंडीशन में पता चला कि उसकी जल्दी किडनी खराब हो गई। मैम उसमें आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, मतलब उसको ठीक नहीं कर सकते। ये एक्सट्रीम केस है। एक्सट्रीम केसेस में हम उनको रिकवर नहीं कर सकते, बट सपोर्ट के लिए आप उनको किडनी केयर दे सकते हो, बट उनका डायलिसिस तो चलेगा ही चलेगा। उसके अलावा कोई आप ऑप्शन नहीं, उसके पहले देना था। ये टीम इस तरह, आई एम रियली सॉरी मैं आप लोगों को इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट इस तरह से तो हम लोग सर किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप एक बार हमारे कस्टमर केयर पे कांटेक्ट कीजिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपको उसके लिए प्रॉपर एडवाइस देंगे। वी पीपल हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, राइट? तो आप हमें कस्टमर केयर पे अपने जो क्वेरीज हैं, यू पीपल कैन गेट रजिस्टर, और साथ ही साथ मिस्टर अदीब को भी आप मेल कर सकते हैं। तो आप एक बार हमारे जो कस्टमर सपोर्ट नंबर है उस पर मेल करिए, एंड डेफिनेटली यू पीपल विल गेट आंसर। इस तरह से तो बहुत ही ज्यादा क्राउड क्रिएट हो रहा है, बहुत सारे लोगों को डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। तो इस मीटिंग को मैं चाहूंगा कि अभी हम लोग इसे क्लोज आउट करें, और आप अपने क्वेरीज को आप अपना नोट डाउन करें, और एक बार हमारे सपोर्ट कंसल्टेंट से कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर पे बात कीजिए, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। और अदीप जी का बहुत बहुत ही हम थैंक यू करना चाहेंगे। थैंक यू अदीप सर, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। थैंक थैंक यू टीम। हम लोग अगली मीटिंग के लिए आपको बहुत जल्दी अनाउंसमेंट दे रहे हैं, और अगले जूम मीटिंग में आप लोग और भी बेटर प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स से। और अभी इस मीटिंग के लिए अदीप जी का बहुत बहुत ही थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ द जोई वेलनेस टीम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।